नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के दिन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी को हम शुरू करेंगे। मॉड्यूल 1 पेपर 3। जब मैं स्टूडियो में आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इस पेपर की इम्पोर्टेंस मैं कैसे बताऊं। तो मेरी गाड़ी में न्यूज़पेपर मेरे साथ था, तो वह विराट कोहली की न्यूज़ थी। तो मुझे आइडिया मिल गया, अगर मैं सीएस प्रोफेशनल के को इंडियन क्रिकेट टीम मान लूं तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी इसका विराट कोहली है। तो इसका मतलब ये है कि इस पेपर की परफॉर्मेंस आपके अल्टीमेट रिजल्ट पर मैटर करती है। नॉलेज एक्वायर करना और नॉलेज को यूज करना, ये अलग अलग दो चीजें हैं। तो अगर आपकी अप्रोच चेंज नहीं हुई, मैं ऐसा अक्सर देखता हूं कि जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो सीएस प्रोफेशनल में, खासकर इस पेपर की मैं बात करूं, तो यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं वो? क्योंकि उनकी अप्रोच में चेंज नहीं आता। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से जब आप प्रोफेशनल में मूव करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में जो सीएस आईसीएसआई का जो प्रोग्राम है वो इस तरह का है कि आपको नॉलेज एक्वायर करनी है। और ये प्रोफेशनल प्रोग्राम के जो आप एग्जाम्स देखेंगे तो उन एग्जाम्स को एनालिसिस करके उन एग्जाम्स का, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ नॉलेज एक्वायर्ड नॉलेज को यूज करना है। तो ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला अगर आप समझ सकते हैं तो सीएस प्रोफेशनल में कोई माइका लाल आपको फेल नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट कंसेप्ट, जो पहला पार्ट मैंने आपको आज पढ़ाया वो ये है कि यहाँ आपको किस अप्रोच के साथ इस पेपर को हैंडल करना है, कि हमें जो नॉलेज हमने एक्वायर आज तक की है उस नॉलेज को हमने यहाँ पर आके यूज करना है। जैसा कि दोस्तों नाम से ही जाहिर है, इस पेपर के 3 पार्ट हैं: कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशंस एंड इंसॉल्वेंसी। इस पेपर को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो पूरे पेपर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, पार्ट बी में वैल्यूएशन एंड पार्ट सी में इंसॉल्वेंसी। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो ये 50 मार्क्स के लिए आप इसे करते हैं। वैल्यूएशन की बात करें 30 मार्क्स के लिए, और इंसॉल्वेंसी की बात करें 20 मार्क्स के लिए। पार्ट ए में आपका कंपनी लॉ चलेगा। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से वो लॉज हैं जो यूज होने वाले हैं पार्ट ए में। कंपनी लॉ, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस यूज होंगी। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। और थर्ड है सेबी एसएएसटी, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स। एसएएसटी रेगुलेशंस, आईसीडीआर रेगुलेशंस, एसएसटी रेगुलेशंस यहाँ पर यूज होंगी। और जो केस स्टडीज है, देखो 13 चैप्टर देखिए केस स्टडीज का, तो यहाँ पर इन 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स का पेपर एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है। यानी आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, केस दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर आपका अप्लाइड नॉलेज बेस्ड पेपर है। यानी आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी किसी अटेम्प्ट में तो मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन और अप्लाइड क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, ये सबसे पहले आपको सीखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में वो क्या करेगा, टेक ओवर पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक ओवर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। और जब वो किसी भी सिचुएशन को बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा और वहां पर उस नॉलेज को यूज किया जाएगा तो उसे कहेंगे अप्लाइड नॉलेज। यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हम अप्लाइड नॉलेज बोलते हैं, और डायरेक्ट कंसेप्ट अगर क्वेश्चन में पूछता है तो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो बेसिकली कंपनी लॉ, सेबी आईसीडीआर
और सेबी SAST की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी इस पेपर को सॉल्व करने में। पार्ट बी वैल्यूएशन है 30 मार्क्स। तो यहाँ पर सेबी ICDR और SAST की रिक्वायरमेंट्स मेनली कंपनी लॉ, सेबी ICDR और SAST, यानी पार्ट ए पार्ट बी में जो आपके पास जो नॉलेज है वो लगभग सेम है। लेकिन पार्ट सी में अगर आ जाएं तो पार्ट सी सबसे चैलेंजिंग काम है। इसमें आपको कंपनी लॉ की भी नॉलेज चाहिए, इसमें सिक्योरिटाइजेशन सारफेसी एक्ट की भी नॉलेज चाहिए, इसमें डायरेक्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल की भी नॉलेज चाहिए, और इसमें आपको क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी यानी ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू आप क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को किस तरह से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, तो किस तरह से उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो ये हमने सीखना है। तो इस पूरे सिलेबस में पार्ट सी जो है ये एक लंबा ये देखिए 16, 17, 18, 9 ये 6 आपके ये चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं इन 6 चैप्टर्स में से लगभग अलग तरह का लॉ एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर इन 6 के 6 चैप्टर में लगभग हर चैप्टर में अलग तरह का लॉ एप्लीकेबल होगा और उसकी बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज यहाँ पर यूज़ की जाएगी। तो हम अपनी शुरुआत कहाँ से करेंगे? पार्ट ए से इस सिलेबस की हम शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट्स। तो इन 13 चैप्टर्स में से 50 मार्क्स लेने हैं। तो यहाँ तो फर्स्ट पार्ट ए को तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब हम करेंगे पार्ट ए हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। पार्ट बी में क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, वो एग्जाम में उस टाइम पर आपको क्लिक करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स वैल्यूएशन में बहुत गलतियां करके आते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो उनको समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यूएशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा भरोसा पार्ट ए पे करेंगे। वैल्यूएशन वाला काम हम बहुत बढ़िया से करेंगे, लेकिन ज़्यादा भरोसा हम पार्ट ए पे करेंगे। अगर 50 नंबर में से, अगर 50 में से अगर हम 30 मार्क्स यहाँ पर ले आएँ और बाकी 50 में से हम 20 नंबर ले आएँ तो हमारे 50 मार्क्स होगा। देखो बेटा, मैं यहाँ पर सर आप सोचेंगे कि सर आप तो सिर्फ 50 मार्क्स की बात कर रहे हैं। नहीं, पहले हम शाबाश सर्वाइवल की बात करेंगे, फिर हम सक्सेस की बात करेंगे, फिर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि फर्स्ट बॉल पे आप जाते ही 6 मार दो। अब जाते ही पेपर की यहाँ शुरुआत करी नहीं और मैं आपको यहाँ दावा ठोक दूं कि भाई मेरे से कोचिंग लोगे 80 नंबर आपके आ जाएंगे। नहीं भाई, पहले हम बात करेंगे सर्वाइवल की। पहले देखो, पहले इंसान पैदा होता है तो उसको कोशिश होती है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए, यानी वो सरवाइव करने के लायक हो जाए। जब वो सरवाइव करने के लायक हो जाता है, फिर वो सोचता है कि अब एक सुंदर बीवी मिल जाए, एक घर मिल जाए, 2 बच्चे हो जाएं, 3 BHK का फ्लैट हो जाए। इसे बोलते हैं सक्सेस। फिर आदमी जब ये हासिल कर लेता है तो उसे अब लगता है कि अब उसके लिए लोग तालियां बजाएं, जहां वो जाएं लोग खड़े हो जाएं, उसके ऊपर फूलों की बारिश हो, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस। तो पहले हम सर्वाइवल के लिए काम करेंगे, यानी पहले हम पास होने के लिए बात करेंगे, फिर हम 60 मार्क्स की बात करेंगे और फिर हम 60+ मार्क्स की बात करेंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट्स, तो इस फर्स्ट चैप्टर से मैं अपने सिलेबस की शुरुआत करूंगा। इस फर्स्ट चैप्टर से आपका मैं बेस बनाऊंगा और यहाँ ये चैप्टर 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, ऐसा कोई अटेम्प्ट मैंने देखा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर में से मैं एक एक चैप्टर का डीप एनालिसिस आपको बताऊंगा। आपके सिलेबस में एक एक वर्ड को मैं टैकल करूंगा, यानी आपके सिलेबस का एक ऐसा शब्द नहीं होगा जिसके ऊपर हम क्लास में बात नहीं करेंगे। यानी हम एक एक शब्द के ऊपर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पर। आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर पढ़ना कहाँ से है। अब पेपर शुरू नहीं होता, मैं देखो यहाँ पर मैं किसी भी बुक को, किसी भी टीचर का, किसी भी इंस्टीट्यूट का मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा। इट्स वेरी अनएथिकल कि मैं किसी के एफर्ट को यहाँ डाउन करूँ। सभी लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होगा आपको मार्केट में, और एश्योरेंस होगा, और आपके सीनियर्स भी आपको गाइड करेंगे कि हमने तो ये पढ़ा था तो तुम भी ये पढ़ लो।
तो बेटा मैं आपको यहाँ पर आसान रास्ता नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो शायद थोड़ा लंबा है लेकिन मंजिल तक वो सेफली पहुंचा देता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहली बुक जो आपने यहाँ पर फॉलो करनी है वो है इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है। दूसरा, आपके पास कॉरपोरेट लॉज का बेयर एक्ट होना चाहिए। कॉरपोरेट लॉज का बेयर एक्ट आपने हासिल करना है, एक्वायर करना है मार्केट से। बहुत सारी कंपनीज हैं, टैक्समैन है, भारत लॉ हाउस है, तो किसी की भी आप, सभी अच्छी हैं, सभी की इक्वली गुड है। तो टैक्समैन की या फिर आप भारत लॉ हाउस का कॉरपोरेट लॉज का आपने बेयर एक्ट खरीदना है। तीसरी चीज़ आपने जो फॉलो करनी है वो मेरे नोट्स आपको, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइडलाइन आंसर्स आपको फॉलो करने हैं। तो नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे बेटा। कंपनी लो, ये बेयर एक्ट आपको ये मार्केट से खरीदना है। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पब्लिकेशन आपने लेने हैं। स्टडी मटेरियल आपको आईसीएसआई देगा बेटा, ये आपको देगा ही देगा, और ये आपको आईसीएसआई से परचेज करने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से परचेज करने पड़ेंगे। ये गाइडलाइन आंसर्स क्या होते हैं? जो पास्ट में एग्जाम हो चुके हैं, तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग उनका परफेक्ट आंसर क्या था, उनका गुड अच्छा आंसर क्या था। क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं मुझसे आके, लगभग हर स्टूडेंट मुझसे फ़ोन करके पूछता है, व्हाट्सएप नंबर पे पूछता है, सर कि कैसे हम इसके किस तरह से हम आंसर्स लिखें एग्ज़ाम में, 4 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या लिखें, 8 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या लिखें, और क्वेश्चन 16 नंबर का आ जाए तो उसमें क्या लिखें, 2 नंबर का आए तो उसमें क्या लिखें। तो मैं यहाँ पे मेरा सिंपल सा सॉल्यूशन ये है इन सभी क्वेश्चंस का, बेटा इंस्टीट्यूट को फॉलो करो। इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, तो गाइडलाइन आंसर्स आपने फॉलो करने हैं। आपने ये देखना है कि पिछले अटेम्प्ट्स में क्या सवाल आए और इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चंस उनके आंसर्स सजेस्ट किए। तो उस लाइन पर मैं तो चाहता हूं कि जो इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर रहा है आपके आंसर्स उनसे भी बढ़िया होने चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट क्या स्टैंडर्ड मांगता है। ठीक है। और स्टडी मटेरियल की बात अगर हम करें तो हमारी टीम हरियाणा और राजस्थान की टूर पर थी, तो वहाँ पे एक अखाड़े में गए। अखाड़े में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पहलवान जो देखने में बहुत मोटा था, वो पतले पहलवान से उसका मुकाबला चल रहा था। तो हमारी टीम के लोगों ने कहा कि ये मोटा आदमी ज़्यादा जीतेगा, वो पतले आदमी को हरा देगा। तो उस्ताद जी ने कहा, उस्ताद जी एक पॉइंट लाइन बोली, तो वो लाइन मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँगा। उस्ताद जी ने कहा कि भाई देख, पतला देख के भिड़ मत जाइयो और मोटा देख के डर मत जाइयो। यानी जो आदमी देखने में पतला लगता है, कि हो सकता है कि वो मेंटली और फिजिकली ज़्यादा स्ट्रोंग हो दिखने में मोटे आदमी से। तो आपके यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो देखने में बहुत मोटे मोटे उनकी किताबें होंगी, और यहाँ ये आपको पिद्दी सा ये सब्जेक्ट लगेगा, छोटी सी इसकी बुक लगेगी। लेकिन बेटा वही मैं लाइन यहाँ बोलना चाहूँगा कि मोटा देख के डर मत जाइयो और पतला देखकर भिड़ मत जाइयो।